Hello everyone, this is सौरभ शर्मा. वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट. आज हम आपके लिए फ़िज़िक्स की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, और आज हम वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. जनरल साइंस के अलावा हमारी हिस्ट्री, मैथ्स और ज्योग्राफी की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं. तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्क. वर्क क्या होता है? इफ़ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड when a force acts on it, work is said to be done. ठीक है, अगर कोई बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो जाए यानी कि अपनी जगह से मूव कर जाए, कब? जब उस पर कोई फोर्स लगाई जाए तो हम कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन, यानी कि वर्क हुआ है. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. जब भी किसी फोर्स के द्वारा कोई मोशन होगा, ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ज़ोर लगा रहा हूँ, उस पर फोर्स लगा रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से मूव करता है, तब मैं कह सकता हूँ कुछ वर्क डन हुआ है. ठीक है, अब वर्क को मेजर कैसे करते हैं? वर्क इज़ मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, वर्क को हम कैसे मेजर करते हैं कि कितनी फोर्स लगाई है, ठीक है, कितना उसने डिस्प्लेस किया, यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी और किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. ठीक है, बट ये फार्मूला तभी पॉसिबल है जब जो हमारी फोर्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में लग रही है. ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो इनिशियल पोजीशन जो है बॉडी की वो यहाँ पे है. ठीक है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई. जब मैंने इसको फोर्स लगाई तो इसने क्या किया, यहाँ से ये यहाँ पर पहुँची, इसकी फाइनल पोजीशन जो है बॉडी की. तो हमें क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट मिला. ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया. ठीक है, तो यहाँ से इसने यहाँ तक मूव किया, तो इसमें क्या हुआ? मोशन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो if a body gets displaced when a force acts on it, work is said to be done. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है. ठीक है, कि मैंने इसको फोर्स लगाई, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, और किसकी डायरेक्शन में हो रहा है? ये फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, और उसने कुछ एक एक्वायर क्या किया? डिस्प्लेसमेंट एक्वायर किया. तो वर्क डन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है. एक आपकी फोर्स जितनी आप लगा रहे हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना वर्क डन होगा, और जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वर्क डन होगा. बट वर्क डन हमेशा याद रखना तभी पॉसिबल है जब जिस बॉडी को आप फोर्स लगा रहे हैं वो अपनी जगह से मूव करेगी. अगर आप किसी वॉल पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जितनी मर्जी आप फोर्स लगा लें, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि वॉल यानी कि दीवार अपनी जगह से मूव नहीं करेगी. ठीक है, तो सिर्फ फोर्स लगाने से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वर्क हुआ है. ठीक है, इन फिज़िक्स हम वर्क डन तभी बोलेंगे जब वो चीज़ जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स की डायरेक्शन में अपनी जगह से मूव करे. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पावर. पावर क्या है? पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर क्या है? इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी रेट लगेगा तो डिवाइड बाय टाइम होगा. ठीक है, तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. तो पावर का क्या फार्मूला हुआ? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो किस रेट पे वर्क डन हो रहा है उसको हम पावर बोलते हैं. पावर का एक फार्मूला और है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड. ठीक है, मतलब पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिस रेट पे एनर्जी जो है हमारी कंज्यूम हो रही है. ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या हुआ? एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है,
किस रेट पे जो है जो वर्क डन हो रहा है या एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम पावर बोलते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन वर्क इज़ डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, जब वर्क डन होता है तो इक्वल अमाउंट की एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या है? पावर का ऐसा यूनिट है वॉट, और वो वॉट्स में हम मेजर करते हैं या हम जूल्स पर सेकंड में भी मेजर करते हैं। ठीक है, देखो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल्स। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड। पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स पर सेकंड। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग में क्या होता था, मतलब हॉर्स यूज़ करते थे हम मूवमेंट्स के लिए, किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए हम जनरली हॉर्सेस का यूज़ करते थे। ठीक है, तो जब हॉर्स को इंजन से रिप्लेस कर लिया तो जो उनकी पावर थी हम उनको हॉर्स पावर से डिनोट करते थे, यानी कि HP से, या BHP भी हर कई जगह पढ़ सकते हो, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसने वो क्लासेस नहीं देखी है वो देख लें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यूनिट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको यूनिट समझना है तो आप हमारी फर्स्ट क्लास देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, एक बॉडी में कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल। जनरली जितनी भी टाइप्स की एनर्जी है उसको हम जूल्स में मेजर करते हैं। इवन वर्क डन भी जो है वो भी स्टोर्ड होता है एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि जब वर्क डन होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, तो इसलिए वर्क डन का भी ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। नेक्स्ट देखते हैं, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जनरली जितनी भी फॉर्म्स की एनर्जी है उसको हम जूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, उसका जो कमर्शियल यूनिट है, यानी कि जिस यूनिट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेचा या ख़रीदा जाता है वो क्या है? किलोवाट आवर। आपके जनरली जो ये एनर्जी मीटर होते हैं, ठीक है, इसमें जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना बिजली का बिल पे करते हैं, ये किस में होते हैं? ये किलोवाट आवर में मेजर होते हैं। एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगर हम इस किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा? सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल्स। और अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में से कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, और एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी लास्ट क्लासेस देख लें। ठीक है, और यूनिट के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी फर्स्ट क्लास देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। जनरली एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट अभी हम फिलहाल 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसकी पोजीशन के कारण या उसकी शेप में चेंज आने के कारण उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है? m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का कितना मास है। ठीक है, अब मास क्या होता है? 1 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, ग्राम्स में हो सकता है। ठीक है, g क्या है? g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था।
ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जो हमारे अर्थ की ग्रेविटी होती है उसके कारण किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फ्री फॉल के समय जनरली, ठीक है, उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जनरली इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एच, जो होता है हाइट ऑफ द बॉडी, यानी कि सरफेस से, अर्थ के सरफेस से बॉडी जो है आपकी कितनी हाइट पर है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक आपकी ब्रिक या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और वो किस हाइट पर है, h हाइट पर है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए इसके पास m होना चाहिए, यानी कि इसका कोई ना कोई मास होगा ही, ठीक है। तो m इसके पास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके पास है ही, ठीक है, और इसके पास क्या है, हाइट भी है। तो हम ये बोल सकते हैं इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप एक ईगल देख सकते हैं जो कि एक हाइट पे बैठा है, इसका कोई मास होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें होगी ही, और ये कुछ हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। नेक्स्ट आप देख सकते हो एक बो और एक एरो, ये आपका बो आ गया, ये आपका एरो आ गया। जब बो के थ्रेड को हम पीछे खींचते हैं तो क्या हो रहा है, उसकी शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी बॉडी की एनर्जी जो उसके मोशन के कारण हो उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², ठीक है। 1/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। m क्या है, m हो गया आपका मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, उस बॉडी का कितना मास है। v हो गया उसकी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स आप याद रख सकते हैं, जो चीज़ मूव कर रही है, क्योंकि हर चीज़ का, हर बॉडी का कोई ना कोई मास तो ज़रूर होगा, क्योंकि दो टर्म्स पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो ज़रूर होगा, और अगर वो मूव कर रही है किसी भी स्पीड से तो यानी कि उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी याद रख सकते हैं, जब भी किसी चीज़ के पास, किसी बॉडी में हाइट होगी, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब भी किसी बॉडी में मूवमेंट होगी, यानी कि वो किसी स्पीड से मूव कर रही होगी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये क्रिकेट बॉल है, एक मूविंग बॉल, ये बॉल मूव कर रही है किसी स्पीड से, तब जाके स्टंप्स को लगी, तो इस बॉल में क्या था, इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रनर्स दौड़ रहे हैं, ठीक है, इनका भी कुछ मास है, और कुछ स्पीड से ये, कुछ वेलोसिटी से ये रन कर रहे हैं, तो इनमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल में समझाया था कि जब बो के थ्रेड को एरो के साथ पीछे खींचा गया तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसे छोड़ा गया तो इस एरो में क्या आएगा, इस एरो में एरो का कुछ मास होगा और इसे वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि किसी स्पीड से ये जाएगा, तो इसमें भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो थ्रेड में स्टोर थी वो किस में कन्वर्ट हुई, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही तबाह किया जा सकता है, बट इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में आपको समझा रहा था, जब एक बो के थ्रेड को, ठीक है, आपका जो धनुष है उसके धागे को जब पीछे खींचा गया तो उसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और जब उस धागे को छोड़ा गया तो एरो मूव किया, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो धागे में थी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि कोई भी एनर्जी जो है, ठीक है, वो ना हम खुद क्रिएट करते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बट वो एनर्जी जो है वो एक दूसरी फॉर्म ले लेती है, यानी कि एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको ज़्यादा समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी बॉल है कुछ हाइट पे, ठीक है, ए पोजीशन पे। इसके पास क्या होगी, हाइट, यानी कि इसके पास मास भी है, एक्सीलरेशन भी होगी ग्रेविटी के कारण, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, और कुछ हाइट भी है। तो जब इसके पास एम भी होगा, जी भी होगा, एच भी होगा, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। और जब इस बॉल को यहाँ से छोड़ा जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि मास तो इसके पास है ही, इसके साथ इसको वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये आपकी पोजीशन आ गई, यानी कि आपका सरफेस ऑफ द अर्थ। इस जगह पे आके आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएंगी। हो क्या रहा है, यहाँ पर सिर्फ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, ना हम उसे बना रहे हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह आपकी एक इलेक्ट्रिकल मोटर है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हम एक इलेक्ट्रिकल मोटर को कौन सी एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इन रिटर्न ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका जनरेटर है, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिटर्न वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करता है। और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपका रूम हीटर हो गया, रूम हीटर क्या करता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या सजेशंस हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।